हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं ओशनोलॉजी, जिसकी क्लास नंबर 8 है। इसमें पढ़ेंगे ओशनिक डिपोजिशन, यानी कि महासागरों में जो भी जमाव होता है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, महासागरीय निक्षेपण, निक्षेप यानी कि कोई भी डिपोजिशन, जमाव। जमाव किसका होता है महासागरों में? जमाव होता है जो भी, देखो, जो नदी आएगी, ग्लेशियर आएगा ना, वो क्या करेंगी, कुछ ना कुछ अपने साथ बहा के लेके आएंगी। या तो रेत लाएंगी, कंकड़ पत्थर, इस तरह का जो मटेरियल है वो अपने साथ बहा के लेके आएंगी। तो उनका धीरे धीरे समुद्र की तली में जमाव होता रहता है। समुद्र की तली में अगर जमाव होगा तो परत सी बिछती रहेंगी एक के ऊपर एक, ठीक है। और फिर वो तली में बैठने के बाद जो परतें जमा होती हैं ना, उन्हीं को ही हम बोलते हैं निक्षेप। ये हमारा निक्षेप। किसका निक्षेप हुआ? देखो, मान लो ये लाइन पढ़ो, नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए रेत, मिट्टी, कंकर, ठीक है ना। जो भी मटेरियल नदियाँ अपने साथ बहा के लेके आई हैं, इसके अलावा जो भी हिम नदियाँ, सागरीय लहरें और जो ज्वालामुखी है ना, इनके कारण जो भी अवसाद हमारे, जो भी ओशियन है, उनमें डिपॉजिट हो गए हैं, उन्हीं को ही कहते हैं निक्षेपण या डिपोजिशन, ठीक है। और आगे है जो ये महासागरों में जो ये डिपोजिशन होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। पहला है स्थल जात निक्षेप और दूसरा है गहन सागरीय निक्षेप। आगे देखिए, देखो फ्रेंड्स, ये डायग्राम देखो एक बार। दो प्रकार हो गए महासागरीय जो भी निक्षेपण था, जो भी डिपोजिशन था उसका। तो पहला था स्थल जात। अब हम सबसे पहले जो स्थल जात है उसके टाइप्स और सब टाइप्स देखते हैं। स्थल जात के टाइप्स देखो, बजरी, रेत, सिल्ट, बोल्डर या गोलाशम, मृत्तिका और पंक। देखो कितने हैं ये? 6 हो गए स्थल जात के। बजरी, रेत, सिल्ट, बोल्डर, मृत्तिका और पंक। स्थल जात निक्षेप के ये 6 टाइप्स हो गए। आगे हम इनको एक एक करके अलग से पढ़ेंगे, डेफिनेशन इनकी। अब देखते हैं जो दूसरी प्रकार का जो निक्षेप है समुद्रों में, वो कौन सा है? देखो, गहन सागरीय। गहन यानी कि गहराई, सागर की गहराई में जो डिपोजिशन होता है वो दो प्रकार का है, ये भी जैविक और अजैविक। फिर जो जैविक है ना, उसके भी सब पार्ट्स हैं। जो जैविक है वो है चूना प्रदान और सिलिका प्रदान। दो टाइप हैं जैविक के, चूना प्रदान और सिलिका प्रदान। फिर जो चूना प्रदान है ना, उसके भी दो टाइप हैं। एक तो है ग्लोबिजेरिना और दूसरा है टेरोपोड, ठीक है। ग्लोबिजेरिना और टेरोपोड, इनके नाम थोड़ा ध्यान से देख लेना, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत सी आ रही है। फिर है जो सिलिका प्रदान है, उसके भी दो भाग हैं। उसके हैं रेडियोलेरियन पंख और डायटम पंख। दो तरह की पंख होगी सिलिका प्रदान भी, रेडियोलेरियन और डायटम, ठीक है। आगे है जो अजैविक हैं, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। लाल मृत्तिका, उल्का धूल और ज्वालामुखी, ठीक है। ये सारे के सारे जो ये स्थल जात निक्षेप और जो गहन सागरीय निक्षेप था उसके पार्ट्स हैं। अब हम इनको एक एक करके इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। चलो देखते हैं। एक बार ये पूरा का पूरा आप नोट कर लेना, देख लेना, ताकि आपको ये अच्छे से याद रह जाए, ठीक है। देखो, अब विश्व की जो भी नदियां हैं ना, जितनी भी सारी की सारी नदियां हैं, वो मिलकर और प्रति वर्ष जो समुद्रों में मलबा डालती हैं, वो कितना डालती हैं? वो डालती हैं 2000 से 8000 करोड़ टन। पूरे के पूरे विश्व में जो सारी नदियां जो हैं, वो जब समुद्रों में आके मिलती हैं ना, तो वो वहाँ पे 2000 से 8000 करोड़ टन मलबा अपने साथ लेकर आती हैं प्रति वर्ष। आगे है जो हमने ये पढ़ा था ना, जो ये 2 पार्ट्स पढ़े थे उसके निक्षेप के, तो उनमें से जो हमारा स्थल जात था उसके जो हमने 6 पार्ट्स पढ़े थे, उनमें देखो आप, पहला है बोल्डर या गोलाशम। बोल्डर ये एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा होता है, जो बोल्डर होता है। ये क्या होगा, जैसे जो हिम नदियाँ होंगी वो सरकती हुई आ रही हैं और चट्टान का टुकड़ा अपने साथ तोड़ लिया उन्होंने, प्रेशर से वो टूट गया और फिर वो हिम नदी के साथ सरक के और समुद्र में आके गिर गया। तो समुद्र में आके गिरा तो ये कहलाया गोलाशम। और जो ये गोलाशम या बोल्डर होता है ना, इसका आकार होता है 256 mm, या इससे भी बड़े व्यास वाले जो पत्थर होते हैं ना, उनको बोलते हैं गोलाशम, ठीक है। आगे है बजरी।
जो बजरी होगी वो 2 mm से और 256 mm के बीच के जो व्यास वाले जो पत्थर के टुकड़े होते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं बजरी। फिर है उसके बाद रेत, 1 mm से 116 mm तक जो व्यास वाले पत्थर होंगे, छोटे छोटे टुकड़े होंगे, उनको बोलेंगे रेत। और ये 3 प्रकार के होते हैं, मोटी रेत, मध्यम रेत और छोटे आकार की रेत। ठीक है, हमने 3 पढ़ लिए हैं, बोल्डर, बजरी और रेत। आगे है देखो, जो बोल्डर, बजरी और रेत होते हैं ये क्या होते हैं, चट्टानों के ही टुकड़े होते हैं। चट्टानों के टूटने से ये बनते हैं। बोल्डर सबसे बड़ा होता है, फिर बजरी होती है, फिर रेत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स सिल्ट या गाद। जो सिल्ट या गाद होती है ना, इसके कणों का जो व्यास होता है, इनका जो आकार होता है उसका व्यास होगा, वो होगा 1/32 mm से लेके और 1/256 mm तक होता है। सिल्ट का या गाद का आकार होता है वो। आगे है मृत्तिका या मिट्टी। मृत्तिका या मिट्टी जो होती है उसके कणों का जो व्यास होता है वो होता है 1/512 mm से लेके 1/8192 mm के बीच होता है। फिर इसके बाद है पंख। पंख 3 प्रकार की होती है फ्रेंड्स। जो पंख है वो मर्रे महोदय ने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नीली, लाल और हरी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नीली पंख। देखो, जो नीली पंख होगी ना, उसमें क्या होता है, लोहे के सल्फाइड और जो जैविक तत्व होते हैं, उन जैविक तत्वों के रेत से बनी होती है नीली पंख। यानी कि जो रेत होगा ना, उसमें लोहे के सल्फाइड होंगे और जैविक तत्व होंगे। ठीक है, और उसका रंग होगा नीला। इसमें जो चीका मिट्टी होती है वो 60%, चूने का अंश होता है वो होता है 35%, और जो सफ्टिक होता है वो होता है 25%। ये नीली पंख होती है, जो इन चीज़ों से मिलके बनी होती है। चीका मिट्टी, चूने का अंश और सफ्टिक, इन सब से बनी होती है। और जब तीव्र गति से नदी बहती हुई आती है और वो 600 से 800 मीटर पीछे, जो सागर होता है ना, उससे 600 से 800 मीटर पीछे ही जो डिपोजिशन है, जो भी लेके आई है अपने साथ अवसाद, उसको डिपॉजिट कर देती है और वहाँ बनती है फिर जो नीली पंख है वो, उसका निर्माण होता है। क्या पढ़ा हमने नीली पंख में, कि जो लोहे के सल्फाइड होते हैं वो और जैविक तत्व होते हैं वो रेत में मिले होते हैं और उनसे बनी होती है नीली पंख। इसमें 60% चीका मिट्टी, 35% चूने का अंश और 25% सफ्टिक होता है। इन सब से मिलकर बनी होती है नीली पंख। और ये कब बनती है, जब जो नदी है वो पूरे वेग के साथ आ रही होती है, यानी कि उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा ही होती है, और वो सागर में, ओशियन में मिलने से पहले 600 से 800 मीटर की दूरी पर इनको बिखेर देती है। जो भी अवसाद लेके आती है ना, उनका डिपोजिशन कर देती है, तब वहाँ पे बनती है नीली पंख। ठीक है, और जो प्रशांत महासागर है उसमें इतनी ज़्यादा नीली पंख नहीं पाई जाती है, कम ही पाई जाती है। और महासागरों में जो टोटल विस्तार है ना नीली पंख का, वो है 232 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सभी महासागरों में मिला के। और जो नीली पंख का जो टोटल है वो कितना है, 232 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और फिर है आर्कटिक में है 64 लाख, जो कि सबसे अधिक पाई जाती है। फिर है अंध महासागर जो है उसमें पाई जाती है 32 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पर। और जो हिंद महासागर है ना, उसमें नीली पंख पाई जाती है 24 लाख वर्ग किलोमीटर पर। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड लाल पंख। लाल पंख जो होती है ना, लाल रंग किसका होता है, लोहे के जो ऑक्साइड होते हैं उसका लाल रंग हो जाता है, उन्हीं की अधिकता होती है। लोहे के जो ऑक्साइड होते हैं ना, उनकी अधिकता के कारण जो ये पंख होती है इसका रंग दिखाई देता है लाल। इसमें चूने के अंश होते हैं 30% तक। ठीक है, और पीत सागर में, जापान सागर में और अंध महासागर में मिलती है लाल पंख। ठीक है, आगे है हरी पंख। जो हमने नीली पंख पढ़ी थी ना, उसी में ही रासायनिक परिवर्तन होगा और इसका रंग हरा हो जाएगा, तब हम उसको बोलेंगे हरी पंख। ठीक है, आगे देखते हैं। जो ग्लूकोनाइट एक खनिज कण होते हैं, ठीक है, जो ग्लूकोनाइट है वो, और फोरामिनीफेरा, ये एक समुद्री जीव होता है, फोरामिनीफेरा। ठीक है, इनके कोश में जब जो ये ग्लूकोनाइट भर जाएगा, क्या है कि जो फोरामिनीफेरा जो समुद्री जीव है, जब वो मर जाएगा ना, तो उसका जो शरीर है, उसकी खोल बचेगी, उसमें ये खनिज कण है जो ग्लूकोनाइट, ये भर जाएगा। और फिर उसके बाद कुछ ऐसा रासायनिक परिवर्तन होगा कि जिसकी वजह से जो नीली थी वो हरी पंख बन जाएगी। ठीक है, और इसी में ही क्या है, जो सिलिकेट होती है वो होती है 50%। और ये कहाँ मिलती है, ऑस्ट्रेलिया के तट पर तो हिंद महासागर में, और अफ्रीका के तट पर
और प्रशांत महासागर में, इनमें मिलती है हरी पंख। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ी नीली पंख, लाल पंख और हरी पंख। आगे देखते हैं गहन सागरीय निक्षेप। हमने जो ये स्थल वाले जो थे ना वो सारे के सारे निक्षेप पढ़ लिए हैं, जिसमें बजरी वगैरह थे, गोलाशम वगैरह थे, रेत मृत्तिका, ये सारी हमने पढ़ी। और अब हमारा है गहन सागरीय निक्षेप, जो कि जो सागर है ना उसके गहरे भागों में पाए जाते हैं वो निक्षेप, वो डिपोजिशन। दो पार्ट्स हैं, जैविक और अजैविक, यानी कि कार्बनिक और अकार्बनिक। देखो नाम से पता चल रहा है जैविक, यानी कि इसमें कुछ जीवों से रिलेटेड है। तो जो सागरीय जो जीव होते हैं ना, समुद्र में रहने वाले जो जीव होते हैं, जब वो मर जाते हैं और उनके शरीर का, उनका खोल जो है उसका डिपोजिशन हो जाता है ना, तब जो बनते हैं निक्षेप, उनको बोलते हैं जैविक निक्षेप। ये दो प्रकार के होते हैं, चूना प्रदान और सिलिका प्रदान। जो भी जीविका जो जैविक निक्षेप होते हैं ये दो प्रकार के हैं, चूना प्रदान और सिलिका प्रदान। तो देखो जो चूना प्रदान निक्षेप होंगे उनमें क्या होगा, उनमें चूने की अधिक मात्रा होगी। तो ये बनते कैसे हैं ये देखिए आप एक बार। चूना प्रदान जब बनेंगे, जब जो समुद्री जीव है एक फोरमिनीफेरा, हमने पहले भी पढ़ा है, फोरमिनीफेरा जो जीव होगा वो जब मर जाएगा और वो मरने के बाद कम गहराई में ही उसका डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कम गहराई में क्यों होगा, क्योंकि वो समुद्र का जो पानी होता है ना वो उसको घोलने लग जाता है, क्योंकि उस जीव की खोल में चूना था। ठीक है, और वो कम गहराई पर ही जम जाएगा। ठीक है, और तब बनता है चूना प्रदान निक्षेप। किस कारण से, फोरमिनीफेरा जीव के शरीर की जो खोल होती है उनका डिपोजिशन होने लगता है मरने के बाद, तो बनता है चूना प्रदान। और ये कम गहराई पर ये चूना प्रदान निक्षेप बनते हैं। ठीक है, आगे है जो चूना प्रदान निक्षेप है, इसके भी दो पार्ट्स हैं। पहला है ग्लोबिजेरिना। ग्लोबिजेरिना जो होता है वो किस तरह से बनता है, देखो जो फोरमिनीफेरा जो जीव था उसके निक्षेपण से ही बनता है ग्लोबिजेरिना। क्यों, क्योंकि ये इसी का तो पार्ट था चूना प्रदान में, जो फोरमिनीफेरा जो जीव के निक्षेपण से बना था। ग्लोबिजेरिना जो है वो भी फोरमिनीफेरा जीव के निक्षेपण से ही बनता है। और ये जो होता है इसके जो घुलनशील जो पार्ट थे इस जीव के शरीर के, उनसे जो बनता है वो बनता है ग्लोबिजेरिना। और देखो आगे देखो, ये 3 क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले समुद्र में खोजी गई ऊज, फिर है तीव्र गति से निक्षेपित होने वाली ऊज, फिर तीसरा है ज़्यादा मिलने वाली ऊज कौन सी है, ये है ग्लोबिजेरिना। ठीक है, इसका आकार पिन की नोक के समान होता है और इसका रंग होता है दूधिया सफ़ेद। ठीक है, सूखने पर इसका रंग दिखने लग जाता है मटमैला। किसका, ग्लोबिजेरिना। ठीक है ना, इसका। आगे है जो ग्लोबिजेरिना है इसमें चूने की मात्रा होती है 64.47 और सिलिका की मात्रा होती है 1.64%। और 1500 से 2000 फैदम की गहराई पर पाए जाते हैं जो ये चूने प्रदान जो ये थी, ये डिपोजिशन ग्लोबिजेरिना थी जो ये। और अटलांटिक में, हिंद में और पूर्वी प्रशांत में ये जो ऊज है ये पाई जाती है। ठीक है, सबसे कम गहराई पर पाए जाने वाली ऊज है टेरोपोड। ये चूना प्रदान का ही दूसरा पार्ट है। इसमें क्या है, इसमें टेरोपोड जो जीव है ना उसकी अधिकता होती है। और जो टेरोपोड हैं वो प्लैंकटन जीव के मरने के बाद जो बचने वाले जो कोश हैं उनसे बनते हैं। किससे बने, जो टेरोपोड हैं जो वो प्लैंकटन जो जीव हैं उनके मरने के बाद जो उनका शरीर बच जाता है, जो खोल बच जाती है ना, उनका जमाव होता है और तब ये बनता है। ठीक है, ये कोमल, पतले और नुकीले होते हैं और कम गहराई पर, यानी कि 800 से 1500 फैदम की गहराई पर ही ये पाए जाते हैं। चूने की अधिकता होती है 80% तक चूना होता है इसमें, जो टेरोपोड होते हैं इनमें। और ये कटक के निकट मिलते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर में, हिंद में और अंध महासागर में ये टेरोपोड है ये पाए जाते हैं। किसका पार्ट है ये, चूना प्रदान जो निक्षेप है उसी का पार्ट है। एक तो ये था, ये पहले वाला जो ग्लोबिजेरिना था ये, और टेरोपोड, ये जो चूना प्रदान जो निक्षेपण है उनका ही दो पार्ट हैं उसके ही। आगे सिलिका प्रदान जो निक्षेप हैं वो देखिए। सिलिका प्रदान नाम से पता चल रहा है इसमें सिलिका की प्रधानता होगी। ठीक है, और ये समुद्र के अधिक गहरे और ठंडे भागों में पाए जाते हैं जो सिलिका युक्त जो भी निक्षेप होते हैं वो। इसके भी दो पार्ट हैं, पहला है रेडियोलेरियन पंख और दूसरा है डायटमूज। ठीक है, जो रेडियोलेरियन पंख है वो क्या है, उसमें 54% सिलिका होती है
और 2000 से 5000 फैथम की गहराई पर ये रेडियोलेरियन पंख है ये पाया जाता है। और फोरामिनीफेरा जो जाति का जो जीव होता है उसमें सिलिका अधिक और कैल्शियम कार्बोनेट का अंश जो होता है ना वो कम होता है। और विश्व के 32 लाख वर्ग क्षेत्रफल पर ये फैले हुए हैं और अमेरिका के तट पर प्रशांत महासागर में मिलते हैं और चूने की मात्रा इनमें होती है केवल 4%। क्या कह रहा है कि जो ये रेडियोलेरियन जो पंख होता है उसमें सिलिका की मात्रा होती है 54%। और किससे बनता है? फोरामिनीफेरा जाति का ही एक जीव होता है जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, चूने की मात्रा कम होती है। जब वो मर जाते हैं और उनके शरीर का डिपोजिशन हो जाता है तब बनते हैं और उनका जो डिपोजिशन होता है वो 2000 से 5000 जो फैथम है उतनी गहराई पर होता है, तब वहाँ पे ये जमने शुरू होते हैं। और विश्व में टोटल कितने क्षेत्रों पर ये पाए जाते हैं? रेडियोलेरियन पंख ये पाए जाते हैं विश्व के टोटल 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाए जाते हैं ओशियन में रेडियोलेरियन पंख, ठीक है। और चूने की मात्रा इसमें केवल होती है 4% और अमेरिका के तट पर और प्रशांत महासागर में ये पाए जाते हैं। सबसे अधिक गहराई पर पाने वाली ऊज है। आगे देखते हैं डायटम ऊज। सिलिका की मात्रा इसमें होती है 40% तक और ये गहरे भागों में ही मिलते हैं, लेकिन जो सूर्य ऊर्जा द्वारा ये जो डायटम ऊज है ना ये नष्ट हो जाती है, यानी कि सूर्य के प्रकाश से जो डायटम ऊज होगी वो नष्ट हो जाएगी। और जो स्थलीय जो तटीय भाग होते हैं वहाँ पे लाल पंख डायटम ऊज का ही भाग होता है। जो स्थलीय भाग होते हैं वहाँ पे जो लाल पंख होती है ना वो डायटम ऊज का ही पार्ट होता है, ठीक है। जो तटीय भागों में इनका तटीय जो भाग है उससे दूर इनका रंग कैसा हो जाता है? मटमैला हो जाता है। किसका रंग? डायटम का रंग, ठीक है। आगे है उच्च अक्षांशों पर जो डायटम है वो पाया जाता है और कम यहाँ पे टेम्परेचर होगा और ठंडा होगा, ठंड के कारण ही ये जीवित रह पाते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश आएगा वहीं पे ये खत्म हो जाएंगे जो डायटम ऊज हैं ये, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि डायटम ऊज है उसमें कितने % सिलिका होती है? 40% होती है। और ये कितने गहरे, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये समुद्र के गहरे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और जो सूर्य ताप होता है उससे ये नष्ट हो जाते हैं। तो ये कहाँ होंगे? ये ठंडे क्षेत्रों में होंगे जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। उच्च अक्षांशों पर ये डायटम ऊज ये पाई जाएंगी और ये 1200 से 4000 मीटर की गहराई पर ये पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर है सूर्य का वो इतना अधिक वो सनलाइट है वो नहीं पहुँच पाती है, ठीक है ना। आगे है फ्रेंड्स अजैविक या फिर अकार्बनिक महासागरीय जीव। ये हमने जो पढ़ा था ना ये दो पढ़े हैं हमने, ये हमने पढ़े हैं जैविक और अब हम पढ़ेंगे अजैविक जो कि गहरे ओशियन के भागों में पाए जाते हैं वो। देखो अजैविक जो है वो क्या है? ज्वालामुखी से निकलने वाले जो भी पदार्थ होते हैं वो उल्का, धूलकण, यानी कि जो भी उल्का पिंड होते हैं और उनके धूलकण होते हैं वो मिट्टी, ये सभी जो हैं ये अकार्बनिक जो तत्व हैं, अजैविक जो तत्व हैं और वो समुद्र पानी में इकट्ठा हो जाते हैं और तब वहाँ पे निक्षेपण बनता है, उनको बोलते हैं हम अकार्बनिक या अजैविक महासागरीय निक्षेपण। किसको? ज्वालामुखी, उल्कापिंड, धूलकण, मिट्टी, ये सभी जम जाएंगे ना तो कहलाएंगे अजैविक या अकार्बनिक महासागरीय निक्षेपण, ठीक है। आगे देखो, देखिए फ्रेंड्स जो अजैविक निक्षेपण है उनका पहला पार्ट है ये है लाल मृत्तिका। देखो ऐसी मिट्टी जो है जो लाल मृत्तिका है, ऐसी मिट्टी में लोहे के अंश, जो लोहे के जो ऑक्साइड होते हैं ना उनकी मात्रा अधिक पाई जाती है। लाल मृत्तिका होगी उसमें लोहे के ऑक्साइड तो होंगे ही, ठीक है। और एल्यूमिनियम भी अधिक होता है इसमें। और ये जो लाल मृत्तिका होती है ना ये धीरे धीरे जमती है, धीरे धीरे इनका निक्षेपण होता है। और समुद्र में सबसे अधिक गहराई पर जो पाए जाने वाले जो पेलेजिक निक्षेप है ना वो लाल मृत्तिका का ही पार्ट है, ठीक है। क्या पढ़ा हमने लाल मृत्तिका में? जो लाल मृत्तिका है इसमें लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम अधिक पाया जाता है, धीरे धीरे इनका निक्षेपण होता है। समुद्र में सबसे अधिक गहराई पर ये पाई जाती है। पेलेजिक जो निक्षेप होते हैं वो लाल मृत्तिका ही होती है, ठीक है। आगे देखते हैं जो लाल मृत्तिका है इसका निर्माण कैसे होता है। फ्रेंड्स जो ज्वालामुखी फटते हैं ना उससे निकलने वाले जो भी पदार्थ होते हैं उनका धीरे धीरे समुद्र में जमाव होता जाता है, ठीक है। और उसी के कारण जो लाल मृत्तिका है उसका निर्माण होता है।
और ये जो लाल मृत्तिका होती है ये कोमल, चिकनी और लचीली मिट्टी होती है और सबसे अधिक पाई जाती है पैसिफिक ओशियन में, और ये थोड़ी बहुत पाई जाती है अंध महासागर में भी। ठीक है, इसमें लोहा, सिलिकेट और एल्यूमिनियम की टोटल मात्रा होती है वो होती है 85%। जो लाल मृत्तिका होगी ना, इसमें 85% क्या क्या होता है, लोहा होता है, सिलिकेट होता है और एल्यूमिनियम होता है। इसमें सिलिका तो सिर्फ और सिर्फ 2% पाई जाती है, थोड़ा बहुत कैल्शियम भी होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये लाल मृत्तिका जो है ये 5400 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। दूसरा है उल्का धूल निक्षेप, यानी कि जो भी उल्का पिंड होते हैं उनकी जो धूल होती है उनके निक्षेपण से जो निक्षेप बनते हैं उन्हीं को बोलते हैं उल्का धूल निक्षेप। देखो, जब उल्का पिंड टकराते हैं तो क्या होता है, धूल कण जो है वो वायुमंडल में आकर और पृथ्वी और समुद्रों तक पहुंच जाते हैं। जब उल्का पिंड टकराएंगे तो क्या होगा, वो टूटेंगे फूटेंगे, जो भी धूल कण होंगे वो पृथ्वी पर आएंगे, समुद्रों में आएंगे, धीरे धीरे निक्षेपण होगा और जम जाएंगे। इनमें लौह कण की अधिक मात्रा पाई जाती है उल्का पिंडों में, और इनका रंग होता है कालापन सा होता है इनके रंग में। अंध महासागर में जो उल्का धूल निक्षेप है इनका सबसे अधिक जमाव है। ठीक है, आगे है 30 से 60 माइक्रोन में जो उल्का धूल कण होते हैं जब वो समुद्र में जम जाते हैं ना, वही कहलाते हैं उल्का धूल निक्षेप। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 30 से 60 माइक्रोमी उल्का धूल कण जब समुद्र में जम जाएंगे तो वो कहलाएंगे उल्का धूल निक्षेप। आगे है ज्वालामुखी निक्षेप। जो भी एक्टिव वोल्केनो होता है, जो सक्रिय ज्वालामुखी होता है, वो फटेगा और फटने के बाद जो भी उसका मटेरियल निकलेगा, लावा वगैरह जो भी निकलेगा वो समुद्र में जम जाएगा, और उससे जो निक्षेपण होता है उसी को बोलते हैं समुद्री ज्वालामुखी निक्षेप। ठीक है, भूमध्य और प्रशांत और अंध महासागर यहाँ पे पाए जाते हैं ज्वालामुखी निक्षेप। भूमध्य सागर में, प्रशांत महासागर में और अंध महासागर में पाए जाते हैं ज्वालामुखी निक्षेप। आगे देखिए, जेनकिंस महोदय ने सागरीय निक्षेपों का वर्गीकरण किया है 3 पार्ट्स में। वो कौन सा है, पहला है तटीय, दूसरा है छिछले निक्षेप और तीसरा है गहराई पर पाए जाने वाले निक्षेप। जो तटीय है, तटों पर जो निक्षेपण होता है वो कौन सा होता है, जो तटों पर जो अवसाद जमा हो जाते हैं ना उन्हीं को ही बोलते हैं तटीय निक्षेप। फिर छिछले जल वाले जो निक्षेप होते हैं जैसे रेत, बजरी, मिट्टी, ये वाले जो होते हैं ना 50 से और 150 mm तक के जो ये होते हैं, रेत, बजरी, मिट्टी, मृत्तिका, ये वाले पंख, तो इनका निक्षेपण होता है छिछले जल में, तो इनको बोलते हैं छिछले निक्षेप। फिर तीसरा है गहराई वाले निक्षेप। चूना, सिलिका प्रदान जो भी ये होते हैं निक्षेपण, ये जो पाए जाते हैं ये अधिक गहराई में पाए जाते हैं, चूना और सिलिका प्रदान निक्षेप हैं वो। तो ये इस तरह से 3 प्रकार से बांट दिए हैं जेनकिंस महोदय ने सागरीय निक्षेप। पहला है तटों पर जमा होने वाले, दूसरा है छिछले निक्षेप जो कि रेत, बजरी, मृत्तिका, ये वाले हैं, और तीसरा है गहराई पर जो निक्षेपण होता है वो, जिसमें हम पढ़ते हैं चूना और सिलिका से प्रदान जो भी निक्षेपण होता है वो। तो ये था फ्रेंड्स हमारा जो महासागरों में जो भी जमाव होता है, जो भी डिपोजिशन होता है वो। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।